सुबोध जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने सारे दर्शकों के तरफ से और अपनी पूरी टीम के तरफ से हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ, जो भी उपलब्धियाँ आपने अभी तक पाई हैं। और उसके साथ ही मैं चंद सवाल भी आपसे पूछूंगा, जो कि हमारे और उन्हीं दर्शकों के, आपके चाहने वालों के तरफ से हैं, जो कि दर्शक भी हैं हमारे। पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सुबोध जी कि आपने अपना करियर फिल्म क्षेत्र में ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे पहले मैं अपने प्यारे दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे अच्छे दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, हमारे फैन हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। अभी अभी संतोष भैया ने जो सवाल पूछा है, ये बहुत अच्छा सवाल पूछ बैठे हैं हमसे। इस पे मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं बच्चा था तो पहली बार मैं फ़िल्म देखने गया अपने दोस्तों के साथ। तो जब मैं सिनेमा हॉल में प्रवेश किया तो देखा कि एक सामने स्टेज है और वो स्टेज पे बहुत बड़ी विशाल सफ़ेद पर्दे लगे हुए हैं। उसके सामने बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई है और सिनेमा के दर्शक सब सारी कुर्सियाँ पे बैठे हुए थे। मैं भी अपने मित्रों के साथ वहाँ बैठ गया। कुछ देर में फ़िल्म शुरू हुआ। तो फिल्म जब शुरू होता है तो मैं देखता हूँ कि इतने बड़े विशाल पर्दे पे आदमी आते हैं, घोड़े आते हैं, हाथी आते हैं, ये वो पहाड़, झरना तुरंत कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। मुझे ये देखकर बहुत अचंभा सा लगा, बहुत आश्चर्य लगा। ये उजले पर्दे पे इतने आदमी कहाँ से आ जाते हैं और कहाँ फिर चले जाते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं अपने मोहल्ले में एक नाटक देखा था। तो नाटक में देखा तो नाटक में ये देखकर लगा कि नाटक में तो पर्दा उठाया तो कुछ लोग आए, फिर पर्दा गिराया तो कुछ लोग फिर चले गए, फिर पर्दा उठा तो फिर नए लोग उस दृश्य में आए। तो ये समझ में आ रहा था कि इसमें पर्दे के पीछे कुछ व्यक्ति होते हैं जो पर्दा उठने और गिरने पे आते हैं और जाते हैं और अपना रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सिनेमा में तो ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। एकाएक पर्दे पे कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए, कभी ये कभी वो। मुझे बहुत आश्चर्य सा लगा। मुझे बहुत उत्सुकता हुई उस समय कि आखिर ये उजले पर्दे पे ही इतने व्यक्ति क्यों उगे और क्यों चले गए, क्यों आए। मुझे बहुत विचित्र सा लगा। उस दिन से मैं इस खोज में जुट गया कि आखिर नाटक में पर्दा उठाने पे आदमी आते हैं जाते हैं और इस उजले पर्दे पे आदमी आए और कहाँ से कहाँ चले गए। और कभी कभी तो इतने सारे आदमी आ जाते थे, हज़ारों हज़ार, लाखों लाख पर्दे पे झुंड भीड़। तो मेरे को लग रहा था कि इतने बड़े उजले पर्दे पे कहाँ से इतने आदमी आ जाते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, कहाँ विलीन हो जाते हैं। ना कभी पर्दा उठता है, ना कभी गिरता है। मेरे मस्तिष्क में ये बात कौंध रही थी। मुझे बहुत उत्सुकता हुई उस समय कि आखिर ये उजले पर्दे पे ही इतने व्यक्ति क्यों उगे और क्यों चले गए, क्यों आए। मुझे बहुत विचित्र सा लगा। उस दिन से मैं इस खोज में जुट गया कि आखिर नाटक में पर्दा उठाने पे आदमी आते हैं जाते हैं और इस उजले पर्दे पे आदमी आए और कहाँ से कहाँ चले गए। और कभी कभी तो इतने सारे आदमी आ जाते थे, हज़ारों हज़ार, लाखों लाख पर्दे पे झुंड भीड़। तो मेरे को लग रहा था कि इतने बड़े उजले पर्दे पे कहाँ से इतने आदमी आ जाते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, कहाँ विलीन हो जाते हैं। ना कभी पर्दा उठता है, ना कभी गिरता है। मेरे मस्तिष्क में ये बात कौंध रही थी। तो मुझे ये आश्चर्य सा लगा कि आखिर उतने उतने व्यक्ति कहाँ आ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि पूरे पर्दे पे सिर्फ गर्दन से ऊपर का जो चेहरा जब पर्दे पे आता था तो मुझे विचित्र सा मालूम होता था कि यहाँ इतना बड़ा चेहरा हो जाता है पर्दे पे। और नाटक में वैसे देखने को नहीं मिलता था। नाटक में तो सिर्फ दूर से सिर्फ पूरा आदमी ही दिखाई देता था, लेकिन पर्दे पे तो कभी डाँड़ा से ऊपर, कभी सिर्फ छाती से ऊपर, तो कभी सिर्फ चेहरा ही, कभी सिर्फ दो आँख ही पूरे पर्दे पे आता था। तो मुझे लगता था बहुत विचित्र जैसा है कि इतना विशाल आँख हो जाता है, इतने विशाल चेहरा हो जाते हैं। मेरे दिल में, मेरे मस्तिष्क में एक सवाल उठता था कि आखिर ऐसा ये क्यों होता है, ये उजले पर्दे पे क्यों आदमी आते हैं और चले जाते हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने दोस्त से पूछ बैठा कि आखिर ये पर्दे पे ऐसा क्यों होता है, उजले पर्दे पे आदमी कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। ये पहाड़, झरना, झील,
नदी, कभी शहर तो कभी गांव, कभी ऊँट, कभी हाथी, कभी ये कभी वो। मैंने अपने दोस्तों से सवाल पूछा कि भाई ये कहाँ से ऐसे क्या होता है जो इस पर्दे पे आते हैं और फिर चले जाते हैं। मेरे दोस्त को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उसने भी बोला मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। उसने बोला मैं तो सिर्फ सिनेमा देखता हूँ, उजले पर्दे पे आदमी आते हैं और चले जाते हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे दोस्त ने भी बोला मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे रहा नहीं गया, ये सवाल हमारे जहन में उठता ही चला जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता था तो क्लास में अपने सर से ये सवाल पूछ बैठा, सर सो आखिर सिनेमा हॉल में पर्दे पे आदमी कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो सर ने पहले गुस्सा हुआ, तुझे पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिनेमा ही में ज़्यादा मन लगता है क्या? लगता है तुम फिल्म देखने जाते हो क्या? सर मुझ पे बहुत गुस्सा हुए। फिर सर थोड़ी देर में खुश हुए। वो बोले बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने कि आखिर सिनेमा में पर्दे पे आदमी कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। सर गुस्सा हो जाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद सर बहुत प्रसन्न हुए और बोले बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने कि उस पर्दे पे आदमी कहाँ आते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो सर बताए देखो वो एक विचित्र चीज़ है, उस पर्दे पे एक प्रोजेक्टर मशीन के द्वारा लाइट आता है, यानी कि पर्दे पे लाइट पड़ता है, फॉक्स मारा जाता है प्रोजेक्टर मशीन से, और तब फिर उस पर्दे पे आदमी चलता दौड़ता घूमता फिरता, हाथी घोड़े पहाड़ झील झरने सब आते हैं। यानी कि प्रोजेक्टर मशीन से उस पर मैंने कि वो लाइट मारा जाता है पर्दे पे, उस लाइट के जरिए उस प्रोजेक्टर से छाया गिरता है पर्दे पे। सर ने मुझे ये बताया तो फिर लगा आखिर प्रोजेक्टर में वो क्या चीज़ रहता है जो फिर उससे इतना छाया गिरता है। मेरे दिल में फिर ये सवाल कौंधा। तो मैं सर से थोड़ा सा ये सवाल नहीं पूछ पाया। मुझे थोड़ा सा डर सा लगा कि पता नहीं फिर सर से ये सवाल पूछूंगा कि उस प्रोजेक्टर में ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा उसमें वैसा आदमी है जो उसका छाया उस पर्दे पे आता है। मैं सर से ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई और मैं नहीं पूछ पाया। फिर एक हफ्ते 10 दिन के बाद फिर मैं अपने दोस्तों के साथ फिर सिनेमा देखने गया और संयोग से वही फिल्म लगी हुई थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहली बार मैं फिल्म लैला मजनू देखा था। तो संयोग से उस समय उसी हॉल में फिर लैला मजनू ही लगा हुआ था। तो फिर मैं जाकर जब उसी फिल्म को फिर से देखा दोबारा, तो फिर उस दिन दूसरा सवाल हमारे माइंड में आया, ये कि कोई आर्टिस्ट जब कुछ डायलॉग बोलता था या जो दौड़ता था या घोड़े आते थे, हाथी आते थे या जो भी वगैरह वगैरह सीन होता था, उतना ही चीज़ फिर उस दिन भी हमने देखा। तो मैं जब फिर वही फिल्म लैला मजनू जाकर जब देखा दोबारा, तो फिर वही चीज़ आया पर्दे पे। मुझे लगा कि हो सकता है इसमें फिर और नए कलाकार आ गए होंगे, नए दूसरे सीन होंगे, दूसरे पहाड़ होंगे, दूसरे घर मकान होंगे, दूसरे शहर होंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं देखा है। जो पहली बार हमने फिल्म देखा था, सेम वही चीज़, वही डायलॉग, वही व्यक्ति, वही ड्रेस, वही, यानी कि सारे के सारे चीज़ वही थे जो मैंने पहली बार देखा था। तो मुझे फिर एक सवाल दिमाग में कहने लगा कि आखिर वो व्यक्ति अपना वो डायलॉग नहीं भूलता है? सेम वही डायलॉग बोला जो उस दिन बोला था, सेम वही लोग पर्दे पे फिर आए थे, सेम वही चेहरे फिर बड़े हो जाते थे। तो मुझे फिर विचित्र सा लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो उसी दिन मैंने सोचा कि फिर कल स्कूल जाऊंगा तो फिर सर से सवाल पूछूंगा, सर ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर जब क्लास में कर रहा था और पढ़ाई कर रही थी, सर पढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा सर से ये सवाल पूछूं। लेकिन फिर मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि सर से मैं फिर ये सवाल कैसे पूछूं। सर गुस्से हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं ये सवाल सर से पूछ बैठा, सर एक ही फिल्म में वो व्यक्ति जो आता है पर्दे पे वो डायलॉग क्यों नहीं भूलता है? उसके ड्रेस सब दिन एक ही जैसे ड्रेस होते हैं, एक ही सीन होते हैं। तो सर फिर गुस्सा हुए, क्या बात है जी,
तुम सब दिन सिनेमा का बहुत ज़्यादा गप करता है, तुझे पढ़ाई लिखाई में नहीं मन लगता है क्या? फिर सर नाराज़ हुए, लेकिन फिर मेरे सवालों का जवाब दिया उसने कि देखो बेटे, उसमें प्रोजेक्टर मशीन जो होता है उसमें फिल्म लगी होती है, और वो फिल्म में जो सीन रहता है वही सीन टोटल पर्दे पे रोज़ आता है। फिल्म बदल जाएगी, उसमें फिर कलाकार बदल जाएंगे, फिर जो फिल्म बदलेगी अगर उस फिल्म को तुम देखोगे तो उसमें फिर वैसे वैसे ही दिखाई देंगे। बिल्कुल तुम उस फिल्म को आज देखो, कल देखो, परसों देखो, या जितनी बार तुम उस फिल्म को देखो फिर वैसे वैसे ही रहेंगे। तो फिर मुझे एक सवाल उठा कि सर वो फिल्म क्या होता है और फिल्म में क्या रहता है जो उसमें वैसे ही होते हैं? तो उसने फिर मेरे सवालों का जवाब दिया। देखो, वो फिल्म कैमरे से शूटिंग किया जाता है, उस कलाकार को सामने खड़ा करके कैमरे से उसका शूटिंग किया जाता है, उसका सीन लिया जाता है, उसकी तस्वीर खींचे जाते हैं जो चलचित्र होता है। और जैसे जैसे वो सीन खींचा जाता है वैसे वैसे ही पर्दे पे सीन आते हैं। मुझे बहुत विचित्र सा लगा कि नाटक में तो ऐसा नहीं होता है भाई। नाटक में तो लोग जो पाठ करते हैं, रोल करते हैं, तो वो कुछ दिन पहले रिहर्सल करते हैं, फिर स्टेज पे आते हैं और पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, फिर वगैरह वगैरह अपना वो सीन करते हैं, डायलॉग बोलते हैं। लेकिन सिनेमा में ऐसा नहीं। तो फिर मैं ये जानना चाहा कि आखिर वो शूटिंग क्या होता है, वो कैसे डायलॉग किया जाता है जो देखने में पर्दे पे आता है। मुझे फिर तरह तरह के सवाल उठने लगे मन में कि आखिर प्रोजेक्टर में वो जो रील रहता है, मेरा मतलब है वो जो फिल्म रहती है, वो फिल्म कहीं बनाई जाती है, तो मुझे लगा आखिर ये कहाँ किया जाता है। फिर दूसरे दिन मैंने सर से सवाल पूछ बैठा, सर ये शूटिंग कहाँ पर होता है? वो सिनेमा हॉल वाले करते हैं क्या? वो जो सिनेमा दिखाते हैं प्रोजेक्टर वाले, वो ऐसा करके रखते हैं क्या? तो सर फिर वही सवाल किए कि तुम फिर पढ़ाई लिखाई छोड़कर। सर से मैं फिर वही सवाल किया, तो फिर सर गुस्सा हुए और फिर सर ने वही बोला कि फिर तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है क्या? और तू सिनेमा के बारे में पूछ रहा है। फिर सर सिनेमा के बारे में मुझे भली भांति सब समझाए। ये काम सिनेमा वाले नहीं करते हैं, ये बम्बई में होता है। बम्बई में डायरेक्टर रहते हैं, कैमरा रहते हैं, हीरो रहते हैं, हीरोइन रहती है, विलन के रोल करने वाले होते हैं, पोशाक पहनाने वाले लोग होते हैं, हाथी घोड़े वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ मुंबई में रहती है, बहुत सारी चीज़ बम्बई में रहती है, जो सब इकट्ठा करके एक अच्छी कहानी पे डायरेक्टर शूटिंग करके उसका फिल्म बनाता है। और वो फिल्म देश के विभिन्न शहरों में, हर एक शहरों में जहाँ जहाँ सिनेमा हॉल होता है, वो सब उस फिल्म को ख़रीद के लाते हैं और अपने हॉल में लगाकर अपने दर्शकों को दिखाते हैं, और दर्शक टिकट खरीद के उस फिल्म को देखने जाते हैं। तो मुझे लगा बहुत विचित्र सा भाई, बम्बई में बनता है और वहाँ से यहाँ आकर चलता है, आखिर ये किसका कमाल है। तो मुझे ये पता लग चुका था कि वो एक कैमरा होता है, मूवी कैमरा, जिससे आदमी का चलते बोलते, हंसते बोलते, यानी कि उस कैमरे के सामने आप जो भी कुछ करिएगा, हंसिएगा, बोलिएगा, जैसे जैसे आप करिएगा, वो सारा सब चीज़ वो कैद कर लेता है और उसी चीज़ को पर्दे पे प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जाता है। तो मेरे भी दिमाग में एक सीन कौंधा, तो मेरे भी दिमाग में एक सवाल उठा कि अगर वो कैमरा यहाँ लाया जाए और वो जो नाटक जो कर रहे थे लोग, उस नाटक करने वाले को पर्दे पे नहीं करवाकर, मेरे कहने का मतलब है कि उस स्टेज पे नहीं करवाकर, जैसे उसे घर के पास में, मकान के पास में, रोड के पास में, पहाड़ पर, झील, झरना, नदी, तालाब वगैरह वगैरह, जो कहानी के मुताबिक जो सीन बताता हो, अगर उस सीन पर उसी नाटक करने वाले को डायलॉग बुलवाया जाए उस कहानी के मुताबिक, तो यहाँ भी एक अच्छी फिल्म बन सकती है। मैंने सोचा, तो मैंने अपने घर में बोला पापा से कि पापा, मुझे वो सिनेमा बनाने वाले कैमरे ख़रीदने हैं। तो पापा ने कहा, तुम ये क्या मजाक करते हो,
वो सिनेमा बनाने वाले कैमरे कहाँ से तुम लाओगे, कहाँ से खरीदोगे? ये सब छोड़ दो, सिनेमा के बारे में सोचना और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ और दुनिया में ऐश करो, कमाओ खाओ। यानी कहने का मतलब जब मैं समझ गया था वो एक मूवी कैमरा होता है जो आदमी का चलते बोलते हंसते बोलते ये खींचा जाए सीन को, तो हम भी सिनेमा बना सकते हैं। यानी कि नाटक के सारे कलाकार को अगर सीन पर, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे घर, मकान, झरना, फूल, पत्ती, पार्क, बगीचा, इस सब सीन पर उस पात्र को खड़ा करके अगर डायलॉग बुलवाया जाए जो कहानी के मुताबिक हो, तो यहाँ भी सिनेमा बनाया जा सकता है। तो मैं उस दिन घर गया स्कूल के बाद और अपने पापा से सवाल रखा, यानी कि अपने पापा से कहा कि पापा मुझे वो कैमरे ला करके दीजिए जिससे कि सिनेमा बनाया जाता है। तो पापा हंसने लगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं तुझे वो कैमरा कहाँ से ला कर दूँ? वो सिनेमा बनाने वाला कैमरा वो तो बम्बई में होता है और वो कितने महंगे होंगे, क्या उसका दाम होगा और तुम लेकर क्या करोगे? तरह तरह के सवाल हमारे पापा ने हमसे पूछा। तो फिर मैं भी सोचा कि सही कह रहे हैं, बम्बई जाना और वो कैमरा लाना, फिर उतने व्यवस्था कहाँ से होंगे, उतने कहाँ से कैसे क्या होगा। फिर मैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। फिर मुझसे रहा नहीं गया, वो सिनेमा का वो करने का मुझे एक अंदर से ललक उठती थी, एक जिज्ञासा उठता था कि मैं भी नाटक के कलाकारों को वो कैमरा लाकर वो सिनेमा बनाऊं और सिनेमा हॉल में लगाऊं। यहाँ के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि अरे यहाँ के लोग भी सिनेमा बनाने लगे, यहाँ के लोग भी रोल करने लगे, यहाँ के लोग भी हीरो बन गए, यहाँ के लोग भी हीरोइन बन गई, यहाँ के लोग भी विलन का रोल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे रोल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पार्ट कर रहे हैं। तो कुछ सालों के बाद, कुछ 2-4 सालों के बाद मैं एक शादी में गया हुआ था। तो उस शादी में मैं एक कैमरा देखा जिसे लोग वीडियो कैमरा कहते थे, और उस समय कुछ कुछ घरों में टीवी भी लग चुका था। तो मुझसे रहा नहीं गया। तो जो व्यक्ति वीडियोग्राफी कर रहा था, यानी कि जो वीडियो कैमरा से सीन खींच रहा था, मैंने उससे पूछा कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा मैं सीन खींच रहा हूँ। तो मैंने पूछा क्या ये फ़ोटो बनेगा? तो वो हंसने लगा। तो उसने कहा नहीं, ये टीवी में दिखाने वाला वीडियो कैमरा है, इससे जो मैं सीन खींचूँगा ना वो टीवी पे तुम देखोगे। तो मुझे उत्सुकता हुई कि टीवी में भी तो फिल्म दिखाई जाती है, टीवी में भी तो सीरियल दिखाए जाते हैं। तो उस दिन से मेरी कुछ जिज्ञासा और बढ़ी कि क्यों ना ये वीडियो कैमरा ही खरीद लिया जाए और इससे ही नाटक में सारे लोग को रखकर सिनेमा बनाया जाए। तो फिर मैं अपने पापा से कहा, पापा मुझे वो वीडियो कैमरा खरीदा दो ना, मैं वो वीडियो कैमरा खरीद कर ना सिनेमा बनाना चाहता हूँ। तो पापा हंसने लगे, अरे तुझे क्या हो गया है? अरे तू बढ़िया से पढ़ लिख और कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन जा। ये क्या वीडियो कैमरा कभी खोजता है, कभी मूवी कैमरा खोजता है, कभी सिनेमा की बातें करता है, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो मैंने कहा मुझे सिनेमा में बहुत दिलचस्पी हो गई है पापा, मुझे वो वीडियो कैमरा खरीद दो ना। तो पापा फिर 1 महीने के बाद मुझे वो कैमरा खरीदने का इजाज़त दे दी और बोले जाओ बेटे, कहाँ से कैमरा खरीद के लाओगे, जाकर खरीद लो। तो मैं और हमारे एक मित्र कुंदन भैया जो मोकामा में श्याम मार्केट हैं, वो कुंदन भैया हमारे अच्छे मित्र हुआ करते थे। वो कुंदन भैया हमारे अच्छे मित्र हुआ करते थे और हमारे गुरु भी थे। तो उनके साथ मैं पटना गया और पटना में जाकर इंटरटेनमेंट से जाकर वीडियो कैमरा उनके द्वारा ख़रीदा। और मैं पटना गया और पटना में इंटरटेनमेंट के द्वारा मैंने वीडियो कैमरा पहली बार ख़रीदा। तो जब मैं वीडियो कैमरा ख़रीदा तो मुझे लगा कि अब इससे कैसे क्या किया जाए। तो फिर मैं अपने शहर में ही जो लोग नाटक करते थे उनको ढूंढने लगा कि भाई हमारे साथ आइए और नाटक में जो आप पाठ करते हैं, जो आप रोल करते हैं, वो हमारे कैमरे के सामने करिए ताकि मैं इसकी एक फ़िल्म बना सकूं।
तो उस समय मुझे पहले अर्जुन प्रसाद बंजारा जी से भेंट हुई। वो एक अच्छे नाटक के निर्देशक थे और कहानी भी अच्छी लिखते थे। वो एक नाटक के अच्छे डायरेक्टर थे और कहानी भी अच्छी अच्छी लिखते थे वो। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो वो बहुत प्रभावित हुए। वो बोले, क्या तुम सिनेमा बना दे सकते हो? मैंने बोला, हाँ सर, मैं वीडियो कैमरा लाया हूँ और इससे मैं टीवी के लिए सिनेमा बनाना चाहता हूँ। सो आप एक अच्छी कहानी लेकर हमारे वीडियो कैमरा के सामने उन सारे कलाकार को लाइए और रिहर्सल बजाते सब चीज़ बढ़िया से करवा कर उन्हें घर, मकान, पहाड़, झील, झरना जो कहानी के डिमांड के मुताबिक सीन रहेगा उस पर आप करवाइए। वो सर बनारस से कुछ कलाकार लाए जो लोग कुछ सीरियल वगैरह फिल्मों में काम करते थे। कुछ वो बाहर से कलाकार मंगाए, हीरोइन वगैरह, नायक, नायिका, विलेन के रोल करने वाले और वगैरह वगैरह सभी लोग आए। तो हमने शूटिंग शुरू की। तो पहली फिल्म हमारी मरघट की आत्मा थी। उस फिल्म का हम लोग शूटिंग किया और शूटिंग करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कि एकदम फिल्म जैसा हम लोग बना लिए हैं उसको। लेकिन फिल्म जब हम लोगों ने पूरा बना लिया तो फिर लगा कि एक ही डायलॉग का 8 बार रीटेक है, किसी का 12 बार है, किसी का 35 बार है, किसी का 12 बार है, वगैरह वगैरह। सभी का एक ही डायलॉग का बहुत सारा शूट करना पड़ता था। तो जा कर के लास्ट में 8वां डायलॉग ही ओके था, या किसी का 10वां डायलॉग ही, किसी का 35वां डायलॉग ही, वगैरह वगैरह इस ढंग से। तो फिर लगा इसका कैसे क्या फिल्म जैसा लगेगा, एक ही डायलॉग बार बार आ रहा है। तो हमारे कुछ मित्र बनारस के ही जो थे उसने बताया कि इसका एडिटिंग होता है, इसका काट छाँट होता है, कि सभी डायलॉग को नहीं रखकर उसमें जो ओके डायलॉग है, जो अच्छा सा शूट हुआ है, उसी डायलॉग का काट काट करके अच्छे से उसका बनाया जाता है। यानी कि उसका एडिटिंग किया जाता है, फिर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाले जाते हैं, फिर ये किए जाते हैं। तो फिर मैं एक बार नर्वस हो गया कि भाई ये काम अब कहाँ होगा। फिर पटना में हमारे ही एक मित्र थे जो एडिटिंग करते थे। उस समय नई नई एडिटिंग पटना में खुला था, इंटरटेनमेंट में। वो शादी का कैसेट बनाते हैं ना, वही लोग के पास में वो सीन ले गया कि भैया हमारे इस शूटिंग का आप भी एडिटिंग कर दो। तो वो पहले बहुत खुश हुए, कहा कि हाँ तुम लोग फिल्म बना दिए हो। अरे भैया हमको एडिटिंग आती नहीं है, एडिटिंग कैसे होगा? तो मैंने उनको सांत्वना दिया कि आप सिर्फ अपने मशीन पे वो करिए, मैं यहाँ पर बैठे बैठे कर लूँगा। फिर हमने पहली फिल्म एडिटिंग की और वो फिल्म लोकल लोग ही, हमारे घर पड़ोस आसपास के लोग ही देखे, ये सब वगैरह वगैरह हुआ। फिर लोग कहने लगे कि आप आगे बढ़िए, सिनेमा हॉल तक पहुँचिए, जो आपके फिल्म का व्यवसाय हो, अच्छी हो। तो फिर एक बार मैं मुंबई गया तो वहाँ देखा कि फिल्म का क्या बहुत बड़ी दुनिया है, इसके कैसे कैसे ये किए जाते हैं, वो किए जाते हैं। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं भी फिल्म बनाऊं।